यकीन मानिए यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेट की बिना टाइम को वेस्ट किए करते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याएं x और y, एक संख्या x का दो संख्याएं x और y एक संख्या z का 18% और 30% है। संख्या x की संख्या y निकटतम पूर्णांक से कितने प्रतिशत सही है। तो इसमें जो तुलना हुई है वो किससे हुई है, z से। और जिस संख्या से तुलना होती है उसे हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, 100, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में मतलब ही वैल्यू किस पे निकाली जाती है, 100 पे। तो यहाँ हमारी तीन संख्याएं हैं x, y और z। चूंकि तुलना z से हो रही है तो z को हम कितना मान के चलेंगे, 100। पहली संख्या x इसका कितने परसेंट है, 18% है। कितना परसेंट है, 18%। पहली संख्या इसका 18% है, तो 100 का 18% 18। और दूसरी संख्या कही गई है कि जो y है वो इसका कितने परसेंट है, 30%। तो 100 का 30% कितना होता है, 30। अब क्या कहा गया है कि जो y है वो संख्या x का कितने प्रतिशत है। दोनों ही सवालों में अंतर समझ लीजिए। एक तो ये कहा जाता है कि y x से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तब तो क्या करते हैं कि यहाँ ये देखते हैं कि यह जो y है वो x से कितना ज्यादा दिख रहा है, 12 ज्यादा दिख रहा है। पर ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, सीधा सीधा ये पूछा गया है कि जो y है वो x का कितने प्रतिशत है। तो y x का किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, x के। तो x नीचे आएगा और परसेंट बदलने के लिए कितने का गुणा करोगे, 100 का। तो 6 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। तो 5 का 100 से गुणा करोगे तो 500 बटे 3, और 3 से इसे विभाजित करते हो तो 5 एकन 5 बची 2, सॉरी 3 एकन 3 बची 2, 3 छिक्के 18 बची 2, 3 छिक्के 18, पॉइंट लगा लीजिए, बची 2, 3 छिक्के 18, 6 बार जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि इसका मान प्रतिशत का निकटतम बताना है, तो जो कि आंसर है 167%, क्योंकि 166.66% किसके निकटतम होगा, 167% के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का सबसे छोटा समापवर्तक 252 है। इसका मतलब छोटा समापवर्तक मतलब एलसीएम। एलसीएम आपको कितना दे रखा है, 252। और उसका उच्चतम समापवर्तक मतलब ये एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है, 12। तो दो संख्याओं का एलसीएम 252 है और एचसीएफ कितना है, 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 हो तो उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब हमें संख्याएं ना पता हो और एचसीएफ गिवन होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमेशा संख्याओं को एचसीएफ के साथ मानते हैं। तो पहली संख्या जो आपकी होगी, फर्स्ट नंबर, वो क्या होगी, 12x। और सेकंड नंबर जो होगा वो होगा आपका 12y। जहां पे x और y ये जो हम साथ में यूज कर रहे हैं ये आपस में कैसे नंबर है, को प्राइम। को प्राइम सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब ये ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के। ठीक है, तो अगर हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या है, 12। फिर जो बचता है वो मिला के रखिए, x और y। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12xy। और हमें एलसीएम कितना दे रखा है, 252। तो 252 के बराबर 12xy। 12 से इसे जब काटोगे तो 12 दूनी 24 बचा 1 और 12 एकन 12। तो ये x गुणा y की वैल्यू कितनी बनी, 21। चूंकि x और y दोनों कैसे हैं, कोप्राइम नंबर हैं, तो हम 21 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनका गुणा करने पर कितना आए, 21 आए, और वो आपस में कैसे नंबर हो, कोप्राइम नंबर हो। तो उसके लिए अगर आप फैक्टर करते हो तो पहला फैक्टर आपका बनता है वो बनेगा 1 गुणा 21। ये आपस में कोप्राइम है, अगर आप इनका एचसीएफ लोगे तो 1 मिलेगा। और एक फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 3 गुणा 7।
इसके अलावा कोई भी आपको संख्याएं प्राप्त नहीं होंगी ऐसी कि जिनका दोनों का गुणा करने पर 21 आ जाए। तो अब अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसे सवालों में ये पूछा जाता है तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो जब जोड़ों की बात की जाए तो ये हमेशा जितने जोड़े, ये जितने कोप्राइम फैक्टरों के जोड़े बनेंगे वही क्या होती हैं, संख्याओं के जोड़े होते हैं। तो अगर इसमें ये पूछा जाता तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाता 2 जोड़े संभव है। पर आपसे ये नहीं कहा गया है, आपसे कहा है कि आपको उन संख्याओं का योग बताना है जिनके बीच का अंतर 48 है। तो हम संख्या कैसे निकालेंगे, तो संख्या निकालने के लिए आप इनमें जब HCF का गुणा करोगे तो आपको संख्या मिल जाएंगी। तो पहली 12 एकन 12 एक संख्या ये होगी, और 12 का गुणा 21 से करोगे तो 12 एकन 12, 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25। तो एक पेयर तो आपको ये मिलेगा। ये वो 2 संख्याएं जिनका आप HCF लोगे तो 12 आएगा और LCM लोगे तो 252 आएगा। ठीक है, बट इनका अंतर क्या है, अंतर 48 नहीं है, तो ये तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसने क्या कहा है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर भी 48 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको चेक करेंगे। तो 12 तिया 36 एक संख्या ये मिलेगी, और 12 सत्ते 84। अब इन दो का अगर आप अंतर लोगे तो ये कितना बनेगा 48। तो यही जोड़ा है जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग जोड़ोगे 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12। तो जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 120। तो आप समझ पाए होंगे इस बात को। इस तरीके का कैसा भी क्वेश्चन हो तो हमेशा HCF के साथ आप संख्याओं को मानोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साझेदार A, B और C रुपए बांटते हैं आपस में 2,21,000 रुपए। इस प्रकार बांटते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी है कि यदि 2,000, 3,000 और ये थोड़ा सा आगे लिख गया है 4,000 होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि 2,21,000 रुपए 3 साझेदार ABC में इस प्रकार बांटे जाने हैं कि यदि A के हिस्से से 2,000 रुपए कम किए जाए और B के हिस्से से 3,000 रुपए कम किए जाए और C के हिस्से से कितने कम कर दिए जाए 4,000। तो जब तीनों के रुपए कम कर दिए जाएंगे तो उसके बाद उनको जो राशि बचेगी उनके पास, उसमें जो अनुपात होगा वो 11:18:24 बनेगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके साथ कभी भी आए तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे कि जो उनकी राशि घटाई जा रही है आप उसे पहले ही पूरे धन में से घटा लोगे। तो आपको टोटल धन कितना दिया गया है 2,21,000। आप इसमें से जो सभी के राशि घटाई गई है सभी के हिस्सों में से उसका योग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 2,000 और 3,000 5,000 और C के हिस्से में से कितना घटाया गया है 4,000। तो 5 और 4 9,000। तो 9,000 रुपए पहले ही क्या कर लोगे, आप माइनस कर लोगे। फिर क्या करेंगे भाई, इसमें से जब आप 2,21,000 में से 9,000 रुपए माइनस करते हैं तो ये आपका बचता है 2,12,000 रुपए। 2,12,000 रुपए। अब आप इस 2,12,000 रुपए को इनके अनुपात में बांट दीजिए, क्योंकि इसी राशि में ये जो राशि है वही इस अनुपात में बांटी जानी है। तो इसका आनुपातिक योग कितना होगा 11:18:24। तो 24 और 18 42, 24 और 18 42, 42 और 11 53। तो इनका आनुपातिक योग हो गया 53। 53 रेशियो में कितना धन बांटा जाना है 21 2,12,000 रुपए। तो 53 रेशियो के बराबर 2,12,000 रुपए है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी 4,000 रुपए। 53 से 2,12,000 कितने बार कटेगा 4 बार। तो यहां से 4,000 एक रेशियो की वैल्यू आ गई। तो 4,000 अब हम इनकी अगर पार्टों को निकालेंगे, बचे हुए पार्टों को, तो एक हमें पार्ट निकालना है किसका बी का, क्योंकि उसने पूछा है कि बी का कितना रुपए प्राप्त हुआ, बी को कितना रुपए प्राप्त हुआ। तो 18 रेशियो की वैल्यू होगी 18 × 4,000 72,000 रुपए। अब अगर आप इस आंसर आपको 72,000 भी दिया है, अगर आप इसमें 72,000 रुपए आंसर लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये धन
वह धन है जो इसने क्या 3,000 रुपए माइनस करने के बाद बचा। तो आपको ये बाद में जो जो धनराशि इनमें से घटाई गई है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। ए के हिस्से में आपको 2,000 रुपए ऐड करने होंगे, बी के हिस्से में 3,000 रुपए और सी के हिस्से में 4,000 रुपए, क्योंकि आपका धन 2,12,000 नहीं था, आपका धन 2,21,000 रुपए था। तो जो 9,000 रुपए हमने घटाया है तीनों के हिस्सों का, उसे बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 72,000 रुपए में बी का हिस्से में से कितना घटाया था 3,000, उसे बाद में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो सही आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा, 75,000 रुपए। ठीक है, तो समझ पाए इसका आंसर नंबर 4 होगा 75,000 रुपए। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले ही जो धनराशि घटाई जाएगी उसे आप एक साथ उसका योग करके पूरे धन में से घटा लीजिए, फिर बाद में उसे बांट दीजिए, और बांटने के बाद आपको पुनः ये धनराशि उसमें जोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक धातु की सीट आयताकार आकार की है जिसका आयाम 28 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर, आयाम मतलब लंबाई और चौड़ाई। इसके प्रत्येक कोने से एक वर्ग काट दिया जाता है, प्रत्येक कोने से मतलब चारों कोनों से एक वर्ग काट दिया जाता है ताकि एक खुला बॉक्स बनाया जा सके। ठीक है, और बॉक्स यदि वर्ग की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो पहले समझिए क्वेश्चन क्या है कि ये एक बॉक्स है आयताकार, और इस आयताकार बॉक्स की लंबाई 28 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 16 सेंटीमीटर है। अब इसके चारों कॉर्नर से 3x3 का स्क्वायर काटे गए हैं। जो स्क्वायर काटे गए हैं वो 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर काटे गए हैं, 3x3 के। तो 3x3 के जब स्क्वायर काटे गए तो यहां से 3 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट है वो कम होगा लंबाई में, और 3 ही सेंटीमीटर इधर से कम होने वाला है। तो ये टोटल पहले लंबाई 28 थी और 3 दोनों तरफ से घट के 6 सेंटीमीटर कम होगी। तो अब जो नई लंबाई बचेगी वो कितनी बचेगी आपकी, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर इधर से चला गया और 3 सेंटीमीटर जब इधर से जाएगा तो यहां भी कितना कम होना है, 6। तो यहां पे अब जो चौड़ाई रह जानी है वो कितनी रह जानी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो यहां की जो ये जो है जो 3 सेंटीमीटर वो कहां होगी, ऊपर आ जाएगी। तो वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो अब आपको लंबाई भी पता है, एल की वैल्यू कितनी है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और जो काट करके 3 सेंटीमीटर का जो वर्ग है उसे काट करके ऊपर की ओर फोल्ड किया गया है वो क्या बन जाएगी, 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट बन जाएगी। तो हाइट कितनी रहने वाली है, 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, आयतन। तो आयतन वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अगर आप इसका आयतन निकालेंगे तो लंबाई 22 गुणा 10 गुणा 3, तो 22 दिया 66, और 66 इंटू 10 660 सेमी। तो इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 में 660 सेमी क्यूब। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1824 रुपए है और शर्ट 18% की छूट पर बेची गई। यदि लाभ 14% हो तो शर्ट का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो एक शर्ट जिसपे एमआरपी कितना डला हुआ है, 1824 रुपए, और 18% की छूट पर बेचने पर भी दुकानदार को कितने का लाभ होता है, 14% का लाभ होता है। तो क्या बताना है इसका लागत मूल्य। तो जब भी कभी सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों हो रहे हो, छूट भी आपको दी गई हो और लाभ भी हो रहा हो, और आपको अंकित मूल्य दिया हो या क्रय मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य पूछ लिया जाए, या अंकित मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पूछ लिया जाए, तो इन दोनों में एक संबंध होता है एमआरपी और सीपी, मतलब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। इनमें संबंध क्या होता है,
ये होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट अनुपात 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहां प्रॉफिट परसेंट ऐड हो जाता है 100 में और यहां पर डिस्काउंट 100 में से माइनस हो जाता है। तो यहां अगर आप 100 में प्रॉफिट परसेंट ऐड करोगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 14%। तो यहां जो वैल्यू होने वाली है तो वो कितनी हो जाएगी 114। 100 में 14 ऐड कर देंगे और यहां 100 में से जब आप 18 घटाओगे तो ये बन जाएगा 82। इसका मतलब ये है कि 114 रुपए जिसपे एमआरपी है उसका लागत मूल्य कितना है 82 रुपए है। इसे आप और छोटा कर लीजिए तो 2 से ये 57 बार कटेगा और ये 41 बार। अब नहीं कटेगा क्योंकि 41 क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो 41 रुपए की लागत मूल्य वाली वस्तु पर एमआरपी कितना है 57 रुपए है और आपको क्या दे रखा है 1824 इसका एमआरपी दे रखा है। तो 57 रेशियो के बराबर 57 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1824। काटते हैं इसे, पहले काटिए 3 से कट जाएगा 3 से 19 30 57, ये भी 3 से कट जाएगा क्योंकि आप इसके अंकों का योग करते हो तो 1 और 8 9, 9 और 2 10, सॉरी 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, क्योंकि इसके अंकों का योग 15 है तो 3 से आसानी से कट जाएगा। तो 3 छिक्के 18, 2 में भाग नहीं जाएगा 0, 3 24। ठीक है, अब 19 से काटोगे तो 19 तिया 57, बचा कितना 3, 3 और 8 38 हो गया और 19 दूनी 38। यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाती है 32। जब 1 के बराबर 32 है तो 41 के बराबर क्या होगा, तो 41 का आप 32 गुना करोगे तो 32 एकन 32, 32 की 2, हासिल कितनी आई 3, 32 चौके 128, 128 और 3 131। तो यहां जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा होगा 312 रुपए। 312 रुपए की लागत मूल्य वाली क्या है शर्ट है जिसका एमआरपी कितना डला है 1824 रुपए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में एमआरपी दिया जाए और क्या पूछा जाए लागत मूल्य पूछा जाए तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट का इसमें क्या मिल जाता है रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 9,095 रुपए 2 वर्षों के लिए साधारण जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 वर्षों, यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये 2 वर्ष नहीं है, मिस्टेक है टाइपिंग, 2 सही 2/3 वर्ष, ध्यान रखिए। तो एक निश्चित राशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 2/3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 9,095 रुपए है। तो आपसे क्या पूछ रहा है मूल योग, यहां पे मूलधन होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो मूलधन क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो 15% वार्षिक दर है तो 15% की आप क्या कीजिए भिन्न बना लीजिए और इसे हम सक्सेस मेथड से कर लेंगे। तो 15% की जो भिन्न बनती है वो क्या बनती है 3/20। यहां 3/20 अगर आपका मूलधन 20 रुपए है तो उस पर ब्याज कितना लगेगा 3 रुपए। 1 साल का ब्याज जो होगा वो कितना होगा 3 रुपए। तो मिश्रधन कितना बनने वाला है 23 रुपए। तो पहले साल धन आपका ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन। तो पहले 20 रुपए का धन पहली साल में कितना हो जाएगा 23, अगली साल फिर 20 से कितना हो जाएगा 23। अब आप कहोगे सर कि ये तो पूरी साल है ही नहीं, ये तो टाइम कितना है 2/3 वर्ष है। तो जितनी वर्ष होगी उतना ही आप क्या करोगे रेट को कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि रेट आपकी कितनी है 15% है। तो 15% पूरी साल के लिए है और यहां पे टाइम कितना है 2/3 वर्ष। तो उसका आप क्या कर लोगे इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहां से 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10।
तो इतने टाइम के लिए जो रेट बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है 10%। और 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/10। तो यहाँ पे 10 रुपए से ये धन कितना हो जाएगा 11 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 23 यहां से आप गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो यहां पे 4,000 रुपए का धन, कितना 4,000 रुपए का धन कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर 529, 500, 11 में गुणा करोगे तो 9, 9 तो 11 की 1, 7 और 1 8। तो ये आपका जो धन होने वाला है वह मिश्र धन कितना बन जाएगा 5819 रुपए। 4,000 रुपए की धनराशि 2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी 5819। तो ब्याज हमारे अकॉर्डिंग कितना बनेगा, हमारे अकॉर्डिंग 1819 रुपए ब्याज का बनेगा। पर क्वेश्चन में कितना बन रहा है 9,095 रुपए। तो 9,095 रुपए, तो 1819 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,095 रुपए, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ब्याज बन रही है 1819 रुपए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है 9,095 रुपए। तो हम अपने धन से क्वेश्चन के धन की तुलना कर लेंगे। तो यहां से 18 पंजे 90, 19 पंजे 95, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 5, क्योंकि हमसे क्या पूछा है मूलधन। तो मूलधन हमारा अकॉर्डिंग कितना है 4,000 और एक रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 4,000 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000 इंटू 5। तो यहां से हो जाएगा आंसर 20,000 रुपए, जो कि आंसर कौन सा ठीक है नंबर 3। तो जब भी ऐसे कभी आपको टाइम दिया जाए तो उतने टाइम का आप रेट में मल्टीप्लाई करके उसकी रेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84। तो पहली तो बात समझ लीजिए कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का क्या होता है गैप और 2 से डिविजिबल होती हैं। जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए पूर्णतः और उनमें अंतर कितने का होता है 2 का। तो हमें दोनों संख्याएं नहीं दी, तो हमने मान लिया पहली जो हमारी संख्या है, फर्स्ट जो संख्या होगी सम, वो क्या होगी ए, और सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इनमें 2-2 का गैप होता है तो दूसरा हो जाएगा a+2। अब क्या कहा गया है कि जिनके वर्गों का अंतर क्या है 84 है, तो इनके वर्गों का अगर अंतर करते हैं तो a+2 के वर्ग और a का स्क्वायर, ये दोनों के वर्ग हो गए, और इसमें क्या कहा गया इनका अंतर, तो अंतर के लिए हमने माइनस कर दिया। तो इनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 84। तो यहां से इसे सॉल्व करते हैं तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 2 का वर्ग 4 प्लस दोनों के गुणनफल का 2 गुना, तो दोनों के गुणनफल का 2 गुना कितना हो जाएगा 2a और 2a का डबल 4a माइनस a² बराबर कितना दे रख हो गया 84। तो a² से a² कैंसिल हो गया, यहां से 4a बराबर ये 4 इधर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 84 में से 4 जब माइनस हो जाएंगे तो 4a के बराबर 80, और यहाँ से जो आपकी a की वैल्यू बनेगी तो 4 से 20 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब वो संख्याएं कौन सी होंगी, पहली हमने क्या मानी थी a मतलब पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 20 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 20 और 2 22, क्रमागत सम संख्याएं हैं। और इनका गुणनफल आपसे पूछा गया है तो 20 गुणा 22, 22 दूनी 44, 440। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 5% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है 4 साल के लिए, मतलब 4 साल के लिए जो रेट है वो क्या है 5% है। 4% प्रतिवर्ष अगले 8 वर्षों के लिए, उससे अगले जो 8 वर्ष हैं उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 4% है, और 7% प्रतिवर्ष 12 वर्ष से अधिक अवधि के लिए। अगर 12 वर्ष से ज्यादा टाइम के लिए लिया जाता है धन तो वहां जो दर रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 7% 12 वर्ष से अधिक के लिए। यदि 15 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 रुपए है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप समझिए
कि ब्याज बनता कैसे। ब्याज हमेशा रेट और टाइम के गुणनफल से बनता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने 5% की दर से 2 वर्ष के लिए धन लिया, तो कुल मिलाकर के ब्याज जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 5 दूनी 10%। कितना बढ़ेगा, 10%। तो इसी तरीके का सवाल है कि उसने क्या कह रखा है कि पहले 4 साल के लिए जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 5%। तो पहले 4 साल के लिए अगर 5% की रेट है, तो यहां पे जो ब्याज के रूप में धन बढ़ेगा वो कितने परसेंट बढ़ना है, 20%। इसके बाद उसने कहा है कि 4% अगले 8 वर्ष के लिए, उससे अगले 8 वर्ष के लिए रेट कितनी है, 4%। तो यहां जो ब्याज के रूप में धन बढ़ना है वो कितना बढ़ना है, 8 चौके 32%। और इसके बाद उसने क्या कहा है, 8 और 4 12 साल, 12 साल से ऊपर के लिए ब्याज लेते हो तो ब्याज की दर क्या होगी, 7%। तो उसने कितने टाइम के लिए लिया है, 15 वर्ष के लिए। तो 12 साल तो यहां तक कंप्लीट हो गई, 4 और 8 12। अब कितनी सालें बची हैं, 15 वर्ष के लिए 3, और 3 साल के लिए यहां पे ब्याज की जो दर रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 7%। तो 7 या 21% ब्याज यहां बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो ब्याज बढ़ने वाला है वो कितना बढ़ेगा, इसको ऐड करते हैं तो 2 और 1 3, 2 और 3 5 और 2 7, कुल मिला के 73%। कितना, 73%। तो 73%, और यहां पर ब्याज कितना दे रखा है, 43,800। ठीक है, तो 43,800, तो 73 से इसे आप जब कैंसिल करोगे तो यहां से 1% की वैल्यू जो बनने वाली है, 73, तो ये जो कटने वाला है, तो आप देखिए अगर मैं इसका इकाई अंक से चेक करूं तो ये कैसे आ सकता है। तो मैं अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके देखूं, एक अप्रोच यूज करते हैं 73 का, अगर टेबल तो आता नहीं, तो 73 से अगर इसमें 6 का अप्रोच यूज करें, क्योंकि हमें पता है इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, और फिक्स टाइम बार कटेगा, तो हम यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 तिया 18 की 8, हासिल कितनी आएगी, 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। तो ऐसे हम यूनिट डिजिट से जरूर चेक कर सकते हैं। तो ये यहां से कितने बार कैंसिल हो रहा है, 6 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। और हमारा धन हमेशा कितना होता है, 100%। तो जब 1% की वैल्यू कितनी है, 600 है, तो 100% धन अपने आप में कितना होता है, मूलधन किसी को दिया जाए, चाहे वो 1 रुपए दिया जाए, चाहे 1 लाख रुपए दिया जाए, वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए। कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पहला। ठीक है, आप समझ पाए होंगे इस बात को कि हमेशा ब्याज